नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रीम न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने अजमेर में कांग्रेस को रीट और बजट पर जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि रीट पेपर लीक मामले में छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं। राजस्थान के नौजवानों के साथ कुठाराघात करने वाले बड़े मगरमच्छों तक सीबीआई ही पहुंच सकती है। पुनिया ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य का चौथा बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री का दावा है कि जन घोषणा पत्र की 70% और बजट की 85% घोषणाएं पूरी कर दी हैं, लेकिन बजट का विश्लेषण करेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें सामने आएंगी जो तत्कालिक रूप से जनता के संज्ञान में नहीं। जिन पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के अन्य सोर्सेज के कर्जे बकाया थे, उसके कारण लाखों किसानों को और उनकी जमीनें नीलाम होने की कगार पर आई। 9,000 से भी ज्यादा किसानों का एनपीए हुआ और 1 लाख से भी ज्यादा किसानों की कर्जे नीलामी के दायरे में आई। उसके बारे में इस बजट में कोई एक्शन प्लान नहीं था, कोई प्रतिबद्धता नहीं थी, कोई संकल्प नहीं था, कोई भरोसा नहीं था। तीसरा एक पक्ष है राजस्थान में बेरोजगारी का। एक संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसका सर्वे कहता है कि प्रदेश में देश की दूसरे नंबर की बेरोजगारी दर है 27%। राजस्थान के नौजवानों को इसी सरकार ने कहा था, जन घोषणा पत्र में भी लिखा कि जब सरकार आएगी तो हम नौकरियों की घोषणा करेंगे। घोषणा की, लेकिन आंकड़े भ्रमित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यदि सब विभागों का, सारी नौकरियों का आकलन करेंगे तो 1 लाख से भी कम लोगों की अब तक भर्ती हुई है। दावा करते हैं कि हम पिछले लगातार अरसे से 1 लाख से भी ऊपर लोगों की भर्ती की है। ऐसे राजस्थान के 70 लाख लोगों ने भर्तियों की अलग अलग परीक्षाएं दी हैं और नौकरी दी है 1 लाख से भी नीचे। दूसरा कंट्राडिक्शन यह है कि सरकार सरकारी नौकरियों पर निर्भरता पर नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश तो करती है, लेकिन राजस्थान के 70 लाख के जो बकाया लोग हैं वो किस तरीके से नियोजित होंगे? क्या उनको स्वरोजगार के लिए उन्होंने कोई रोड मैप बनाया है? स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं जो घोषणा की वो कितनी जमीन पर आई हैं? और किस तरीके से राजस्थान का नौजवान जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली होगी उसको जीवन यापन का जरिया क्या होगा? लेकिन पेंशन के बारे में जो समझते हैं उनको पता है कि आज घोषणा की है और जो व्यक्ति 2030 में रिटायर होगा, 34 में, 35 से पहले कोई नहीं होगा। हाँ, मतलब आदमी 30 साल तक तो नौकरी करता ही करता है। तो अशोक गहलोत जी का उसमें कितना क्रेडिट है, क्या उन्होंने दिया है, ये भविष्य गर्भ में किसकी सरकार होगी, क्या करेंगे? तो ये तो खाली पॉपुलिस्टिक है। इसके भी कुछ टेक्निकल चीजें जो अभी सामने आएंगी। तो ये जो चुनावी बजट आप बता रहे हो कि अगले चुनाव को देखते हुए बजट दिया गया है, आप चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? ये तो चलो बजट दे दिया, आपकी तरफ से क्या तैयारी? 3 चीजें हैं। हालांकि चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजस्थान में अभी तक जो परिपाटी रही है वो धारणा की है, जन धारणा की है, पब्लिक परसेप्शन की। और पब्लिक ये तय करती है कि एक बार बीजेपी आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी। ये सिलसिला लगभग 90 के बाद से चला आ रहा है। परसेप्शन तो ये कहता है बीजेपी आएगी, नंबर 1। दूसरा, कांग्रेस का रिकॉर्ड ये है कि वो जब सरकार में होती है और जब चुनाव लड़ने जाती है तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी प्रबल होती है कि उनकी एक बार 56 सीटें आई, दूसरी बार इतने पाप किए कि 21 सीटें आई, और अब किसानों और बेरोजगारों के साथ इतना अन्याय किया है। अब मैं तो कह तो नहीं सकता कि माइनस में सीटें नहीं आ सकती, लेकिन ये इस चीज को, एंटी इनकम्बेंसी को थामेंगे कैसे, ये एक यक्ष प्रश्न है। ऐसा कोई तीर मारेंगे नहीं, क्योंकि राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता ने 70 वर्षों में, राजस्थान में भी 50 वर्षों तक राज करने का अवसर दिया था। और आज यदि वो छोटी छोटी चीजों को आज घोषित करते हैं तो कोई ये पूछ भी सकता है कि इतने सालों तक कहाँ सो रहे थे। आज यदि वो टूरिज्म को उद्योग का दर्जा देते, लेकिन टूरिज्म की सहूलियतें क्या है? किसानों के प्रति घोषणा करती, उनको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया? रोजगार सृजन के लिए आपने उपाय क्यों नहीं किए? तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो अगले चुनाव में इतनी प्रबल होगी कि झेलना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी, हमारी तैयारी के बारे में आपका सवाल था, तो मैं जिस काम के लिए आया हूं उस तैयारी का यही संकेत है कि हम केवल परसेप्शन पर नहीं, केवल एंटी इनकम्बेंसी पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आना चाहती है। और इसलिए हम लोगों ने ये फोकस किया है कि हम अपने नीचे के यूनिट्स को, आमतौर पर बूथ को
चुनाव के टाइम पर्ची बांटने और वोट मांगने तक ही सीमित रखा जा सकता था। आज हमारी बूथ की इकाइयां कोरोना के कालखंड में सेवा के संगठन के काम को भी करती हैं। आज हमारी बूथ की इकाइयां रचनात्मक काम जमीन पर करती हैं। तो बूथ की इकाई को सशक्त बना के पार्टी को राजनीतिक तौर पर भी धारदार बनाने के लिए हम लोगों ने